ओके, सो ये आज हमारा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का टॉपिक है जिसको हम करने वाले हैं। साथ ही साथ ये हो गया बोर्ड और चलो इसकी सजावट हो गई, आ जाओ अपनी तरफ। ओके, शिजा इज स्टार्टेड द कॉल रिकॉर्डिंग, थैंक यू। अब हम चलेंगे एसएलओस की तरफ। सो एसएलओस हमें पूछ रहे हैं कि सोल्वे प्रोसेस का एसएलओ करेंगे 16.4 16.4.1। Describe the basic reactions for the manufacturing of sodium carbonate by Solvay process. Okay. So ये हमारे पास 16.4.1 आएगा, 16.4.1, so 16.4.1। ओके, इसमें हमसे पूछ रहा है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग बताओ, तो चलो आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। तो इसमें पहले पहले हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। ओके, प्रिपरेशन ऑफ अमोनियकल ब्राइन। ओके, हम अमोनियकल ब्राइन की प्रिपरेशन करते हैं सबसे पहले यहाँ पे। उससे पहले मैं आगे जाऊं तो उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि जो चीजें हमें चाहिए वो हमारे पास यहाँ पे हैं। NH3 अमोनिया गैस मुझे चाहिए यहाँ पे। ओके, एक अमोनिया गैस चाहिए मुझे। साथ ही साथ मुझे चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट। इसे हम कहते हैं पत्थर, चूने का पत्थर। ओके, चूना भी कहते हैं, लाइमस्टोन भी कहते हैं। सो दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे अमोनिया हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मुझे चाहिए ब्राइन। ब्राइन इज नथिंग एल्स बट कंसंट्रेटेड aqueous solution of NaCl। ओके, सो ब्राइन और कोई खास चीज नहीं है, ये हमारा हो गया रॉ मटेरियल कह सकते हैं आप, रॉ मटेरियल जो हमें चाहिए। ओके, सो ये हमारे पास हो गई चीजें। अब अपन चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ। सो प्रिपरेशन में हमें पहले पहले जो चीज चाहिए वो होती है हमारे पास अमोनिकल ब्राइन की प्रिपरेशन हम करते हैं। इसमें होता कुछ खास नहीं है, सिंपल हम ये करते हैं कि हम अमोनिया गैस को मिक्स कर देते हैं अमोनिया ब्राइन के सॉल्यूशन में। सो इन दिस स्टेज अमोनिया gas is dissolved in NaCl या in brine। ओके, अमोनिया गैस को हम ब्राइन में डिसॉल्व कर देते हैं। एक पॉइंट याद रखना, बच्चे कहते हैं कि अमोनिया गैस जो है वो रिएक्ट करती है हमारे हमारे ब्राइन के साथ और बाद में अमोनिकल ब्राइन बनाती है। ऐसा नहीं होता। अमोनिया सॉरी ब्राइन और अमोनिया का एक मिक्सचर बनता है और मिक्सचर का कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता, कोई रिएक्शन वगैरह इतना खास नहीं हो रहा होता। वहां पे एक मिक्सचर होता है जिसे हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं सॉल्यूशंस में। सो ये सिंपल एक मिक्सचर होता है जिसमें ब्राइन के अंदर हमारे पास अमोनिया गैस होती है। ओके, अभी मैं पीसी पे बैठा हुआ हूँ, अदरवाइज मैं आपको इसकी इक्वेशन में लिख के दिखाता। वो कुछ ऐसी होती कि NaCl ओके, और ये एक्वस होगा हमारे पास NaCl एक्वस। कॉपीज में हम इस एरो के ऊपर लिखते हैं कि कंडीशंस लिखते हैं, टेम्परेचर क्या है क्या नहीं। सो NaCl जो होता है उसमें लिखो NaCl एक्वस, एरो डालो, एरो के ऊपर आप लिखते हैं कि NH3 या अमोनिया गैस। उसके बाद वापस आप लिखेंगे NaCl एक्वस। ओके, सो इसमें समझो अब अमोनिया जो है ना वो डिजोल्व है और ये वाला जो हमारे पास ये अमोनिकल ब्राइन है। ओके, सो इट इज नथिंग एल्स। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि अब हमें क्या करना है, अमोनिकल ब्राइन तो मिल गया, अब हमें कार्बोनेशन करनी है। कार्बोनेशन किसकी करनी है, अमोनिकल ब्राइन की। ये जो होगा काम वो होगा हमारे पास कार्बोनेटिंग टावर में, और ये जो अमोनिकल ब्राइन प्रिपेयर कर रहे थे ये हम कर रहे थे अमोनिएटिंग टावर में। ओके,
अमोनिएटिंग टावर होता है जिसमें हम प्रिपेयर कर रहे थे अमोनिकल ब्राइन, और जो हमारे पास कार्बोनेशन टावर है, कार्बोनेटिंग टावर है, इसमें हम करेंगे कार्बोनेशन। कार्बोनेशन क्या होती है, किसी को याद है तो मुझे बता दीजिए। Addition of carbon in ammonical brine. बहुत अच्छा बताया, लेकिन कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो कार्बोनेशन है, ये होता है किसमें, कार्बोनेटिंग टावर में। कार्बोनेटिंग टावर, ये रिएक्शन होता है कार्बोनेटिंग टावर में। इसका मतलब हमारे पास सिंपल यही होता है कि हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ कि करते हैं हम एडिशन ऑफ CO2, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है वो भी हम देख रहे हैं, ओके, देखेंगे आगे। इसका रिएक्शन लिख लूँ मैं कि पहले हमारे पास CO2 प्लस NH3 प्लस H2O, ओके। ये वाटर, अमोनिया गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलेंगे तब हमारे पास एक चीज बनती है जिसे हम कहते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NH4। अमोनियम जब है, आप NH4 तो पहले लिख लीजिएगा, ओके। और बाइकार्बोनेट है मतलब HCO3। सो ये हो गया हमारे पास अमोनियम बाइकार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया गैस प्लस वाटर का रिएक्शन जब होने वाला है तो तब हमारे पास आएगी अमोनियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद हम इस अमोनियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करवाएंगे NaCl के साथ, ओके। सो NH4 में NaCl लिख रहा हूँ, NaCl प्लस, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, NaCl प्लस अमोनियम बाइकार्बोनेट विल गिव यू यहाँ पे सिंपल सिंपल ये होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा कि ये NH4 जो है ना, ये यहाँ से चला जाएगा, जाके Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये जो Na है ये यहाँ से निकल के आके HCO3 मींस बाइकार्बोनेट के साथ बॉन्ड बनाएगा। सो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास बनेगा NaHCO3, ओके। सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज नथिंग एल्स बट बेकिंग सोडा, जो हम यूज करते हैं किचन वगैरह में, मीठा सोडा भी कहते हैं इसे। उसके अलावा हमारे पास बनेगा NH4Cl, ओके। ये हो गया हमारे पास जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं कार्बोनेटिंग टावर में, फाइन। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं, तो फिल्ट्रेशन का मकसद ये है कि हमारे पास जो ये NaHCO3 प्लस NH4Cl का जो ये सॉल्यूशन आया है, ये मिक्सचर आया है, ये जो कंपाउंड है एक मिक्सचर में, और इसमें ये हमारे पास जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये बेकिंग सोडा है जो कि हमारे पास एक प्रेसिपिटेट है, ओके। तो इस फिल्ट्रेशन की स्पेलिंग तो सही लिखी हुई है मैंने, आई गेस। सो सोडियम बाइकार्बोनेट को हटाने के लिए, प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए हम यूज करते हैं फिल्ट्रेशन को, सही है। सो filtration is done in order to remove precipitate, no, to remove नहीं, to get precipitates of baking soda, from NH4Cl solution, ओके। सॉल्यूशन क्या हुआ, ये हमारे पास जब सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड बना, तो ये हमारे पास एक सोडियम बाइकार्बोनेट जो यहाँ पे होता है सॉल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाएगा। प्रेसिपिटेट मींस कोई भी सॉलिड सब्सटेंस या कोई सस्पेंशन वगैरह जैसे सब्सटेंस जो हमारे पास सॉल्यूशन के या हमारे पास उस सॉल्यूशन के बॉटम में जमा हो जाए सॉलिड की फॉर्म में, ओके। सो ये हमारे पास फिल्ट्रेशन के मेथड से हम बेकिंग सोडा को करते हैं अलग,
फिल्ट्रेशन की स्पेलिंग होती है FITER, नहीं होता यहाँ पे। ओके, तो फिल्ट्रेशन के बाद हम करते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मींस यहाँ पे हम करने वाले हैं हीटिंग। ओके, हीटिंग किसकी करेंगे हम? यहाँ पे हीटिंग करेंगे हम सोडियम बाइकार्बोनेट की, टू गेट सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर निकलेगा यहाँ पे हमारे पास। ओके, सो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख लूँ, यहाँ ऐसे करके लिख रहा हूँ। ओके, रिमूवल ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिमूव करेंगे एंड रिमूवल ऑफ CO2 एंड getting and preparation of washing soda। ये हमारा यहाँ पे गोल है इस कैल्सिनेशन के अंदर। रिएक्शन हम क्या करवाएंगे? हम करवाएंगे NaHCO3 जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम हीट करेंगे। हीट करने की वजह से इसमें से हमारे पास निकलेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट निकलेगा। दैट इज नथिंग एल्स बट वॉशिंग सोडा, जिसको हमने करना था मैन्युफैक्चर। साथ में CO2 निकलेगा। ओके, और निकलेगा हमारे पास वाटर H2O। ओके, देखें Na के यहाँ पे Na, दो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे दो लगाएंगे। Na में बोल्ड करके लगा रहा हूँ बैलेंस करने के लिए। दो मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे दो Na। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन एक दो है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। यहाँ कार्बन कितने हैं? कार्बन दो हैं, कार्बन एक और दो कार्बन है। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन तीन, 3 टू 6। ऑक्सीजन 6, तीन यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक यहाँ पे दो यहाँ पे, 3 + 2 5, 5 + 2 6। सो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है फुली बैलेंस्ड इक्वेशन है। याद रखिएगा पेपर्स में इक्वेशंस को बैलेंस करना लाजमी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाता है कि हमें जो चाहिए होती है चीज वो तो मिल जाती है। ओके, we have got our desired product, okay, which is Na2CO3। ओके, हमने सोडियम कार्बोनेट बना था वॉशिंग सोडा, वो तो हमने बना लिया। आगे हम प्रोसेस क्यों कर रहे हैं? आगे हम प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं, हमें अमोनिया की रिकवरी करवानी है। ओके, साथ ही साथ हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने का आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? एक तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है जो कि हम कार्बोनेटिंग टावर में डालते हैं। उसके अलावा स्टार्टिंग में जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा होता है वो हो रहा होता है कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोज होने की वजह से। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने इसीलिए यूज किया है कि हम इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकें। ओके, और इसमें हम वाटर जब इसमें से कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा, उसमें हम जब वाटर डालेंगे तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। उसमें से हम अमोनिकल ब्राइन सॉरी उसमें से हम अमोनिया की रिकवरी करेंगे। सो लेट्स सी ये प्रोसेस कैसे होना है। तो यहाँ पे होगा ये कि हम करेंगे क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे। आप देखो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन। अदरवाइज मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन होगी और यहाँ पे होगी स्लैग लाइम की प्रिपरेशन। ओके, मैं डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिख लेता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये थोड़ा मुझे सुइटेबल लग रहा है तो मैंने ये यूज किया है। हो गया। अब क्या करना है? कैल्शियम कार्बोनेट हमने यूज किया लाइमस्टोन, दैट इज CaCO3। CaCO3 का जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास CaCO3 का हम हीट करेंगे तो हमारे पास आएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड
प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये यहाँ से निकल के कार्बोनेटिंग टावर में जाती है। ओके, इसकी हम देखेंगे डायग्राम भी, फ्लो चार्ट भी देखने वाले हैं कुछ देर में। अब यहाँ पे जो ये कैल्शियम ऑक्साइड आया है ना, ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। ओके, सो H2O प्लस हमारे पास आएगा CaO, और हमारे पास अब रिएक्शन करें तो हमारे पास ये होगा कि स्लैग लाइम प्रिपेयर हो जाएगा OH2। ओके, बैलेंस करना चाहें तो कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन कितने हैं, दो हैं, ऑक्सीजन दो है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है। सो ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है हमारे पास, स्लैग लाइन बन गया। अब हमें करनी है रिकवरी ऑफ अमोनिया। ओके, सो फॉर रिकवरी ऑफ अमोनिया रिकवरी ऑफ NH3। ओके, अमोनिया की रिकवरी करनी है बिकॉज हमें इस प्रोसेस को सस्ता बनाना है। ओके, पीपल से सॉल्वेज प्रोसेस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, इकोनॉमिकल भी है बिकॉज ये सस्ता पड़ रहा है, उसमें एनवायरमेंटल फ्री भी है, इसमें कोई हमारे साथ कहीं कोई हमारे पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट नहीं कर रहा है इसमें, बिकॉज सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है जो यूटिलाइज नहीं हो रही, वो भी देखेंगे क्या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे सिंपल ये होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमने बनाया है CaOH, दैट इज नथिंग एल्स बट स्लैग लाइम। ओके, ये स्लैग लाइम तो यहाँ से आ गया। दूसरी चीज हमने यहाँ पे देखी थी कि हमने यहाँ पे NH4Cl के सॉल्यूशन को छोड़ दिया था, सिर्फ इस बेकिंग सोडा के प्रेसिपिटेट को यूज किया था। फाइन, सो ये NH4Cl है ना जो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, NH4Cl यहाँ पे आ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, NH4 यहाँ पे आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमारे पास हमें पता है अमोनिया गैस बनेगी एक। ओके, दूसरा हमारे पास बनने वाला है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ओके, कैल्शियम क्लोराइड की प्रिपरेशन होगी हमारे पास, साथ ही साथ हमारे पास बनेगा H2O, वाटर भी बनेगा। यहाँ पे बैलेंस करें तो कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन दो हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, सो ऑक्सीजन हो गया हमारे पास दो। हाइड्रोजन कितने हैं, दो यहाँ पे और चार यहाँ पे हैं। ओके, 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 3 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे 5 है, तो मतलब हम हाइड्रोजन यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। हाइड्रोजन आप देखें, हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 3 to 6, 6 + 4 10 हो गए। यहाँ पे 10 करना है हाइड्रोजन, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा इसको, तो 4 2 8, 8 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब आ जाते हैं एन की तरफ, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 2 हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन यहाँ पे भी 2 हैं। क्लोरीन देखें, क्लोरीन यहाँ पे 2 हैं, क्लोरीन यहाँ पे भी 2 हैं। ओके, सो ये इक्वेशन हमारे पास जो होगी ये बैलेंस इक्वेशन है, इसको मैं बोल्ड कर दूं मोल्स को। और यहाँ पे हमारे पास जो वाटर है, वाटर भी यूज हो जाता है। वाटर कहाँ पे यूज हो रहा है, हमने देखा वाटर यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, वाटर भी यूज हो रहा है। अमोनिया, अमोनिया ब्राइन में जाके मिक्स होगी, ब्राइन में डिजोल्व होगी, अमोनिकल ब्राइन बनाएगी, वहां पे भी यूज हो रहा है। बचा क्या हमारे पास, कैल्शियम क्लोराइड। सो यहाँ पे सिर्फ कहें तो ओनली CaCl, CaCl इज बाय प्रोडक्ट, बाकी हर चीज हमारे पास यूटिलाइज हो गई है। सो मतलब चलो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, therefore it is pollution free। ओके, ये सिर्फ एक ही चीज हमारे पास निकल रही है बाय प्रोडक्ट में, कैल्शियम क्लोराइड, उसकी वजह से हम कहते हैं ये पॉल्यूशन फ्री है प्रोसेस। ये पूरा का पूरा हमारे पास हो गया सॉल्व प्रोसेस फ्रॉम A to Z। हमें क्या चाहिए था, अमोनिया चाहिए था, रॉ मटेरियल में कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए था, ब्राइन चाहिए था। ओके, ब्राइन क्या होता है, NaCl का एक सॉल्यूशन होता है, NaCl का एक्वस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। ओके, पहले पहले हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं अमोनिकल ब्राइन की, कहाँ पे करते हैं, अमोनिएटिंग टावर में।
यहाँ पे अमोनिया गैस को डिसॉल्व करते हैं ब्राइन में, जिसकी इक्वेशन लिखें तो NaCl इक्वल्स, एरो के ऊपर आप लिख लीजिएगा NH3, मैं पीसी पे मैं तब नहीं लिख पाया, वापस यहाँ पे NaCl इक्वल्स लिख लो और उसके बाद बराबर में ब्रैकेट में लिख लो, एरो डाल के लिख लो कि ये अमोनिकल ब्राइन है। पेपर में लिख रहे हो तो मैं एक चीज कहूंगा, इन स्टेप्स को आप थोड़ा डिस्क्राइब भी करना, जैसे सर जफर अब्बास ने कहा था आप सिर्फ पॉइंट्स लेके आ जाते हैं लेकिन उनको डिस्क्राइब नहीं करते, इवन तो आप सही होते हैं, तो डिस्क्राइब करने के भी मार्क्स होते हैं। ओके, और जहाँ पे आपको लगे इक्वेशन बन रही है इक्वेशन बना दो, भले इक्वेशन की वहां पे जरूरत हो ना हो वहां पे बना दो, क्या पता आपकी वहां पे इक्वेशन का काम आ जाए। सो सेफ साइड पे खेलने के लिए इक्वेशन भी बनाओ और डिस्क्रिप्शन भी अच्छी रखना आप। उसके बाद हम आ जाते हैं कार्बोनेशन करने पे। कार्बोनेशन किसकी करते हैं? अमोनिकल ब्राइन की। कहाँ पे करते हैं? कार्बोनेटिंग टावर में। कार्बोनेशन से क्या मुराद है? कार्बोनेशन से मुराद है हम कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन करते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं अमोनिया से और वाटर से, हमारे पास अमोनियम बाइकार्बोनेट आ जाता है। उस अमोनियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं हम सोडियम क्लोराइड से, हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, दैट इज नथिंग एल्स बट बेकिंग सोडा एंड अमोनियम क्लोराइड यूज होता है। ओके, यहाँ पे हम फिल्ट्रेशन करते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स को निकाल देते हैं बिकॉज हमें ये चाहिए। ओके, सो फिल्ट्रेशन करते हैं, गेट प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेकिंग सोडा फ्रॉम NH4Cl सॉल्यूशन, फाइन। उसके बाद हम कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन इज नथिंग एल्स, हीटिंग करते हैं हम। हीटिंग करके करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जो कि हमारे पास यूटिलाइज होता है कार्बोनेशन टावर में। साथ ही साथ यहाँ पे हम वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन भी कर देते हैं हीटिंग के साथ। सो जब सोडियम बाइकार्बोनेट हीट होगा, सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी एंड वाटर प्रोड्यूस होगा। ओके, यहाँ पे हमारा डिजायर प्रोड्यूस प्रोडक्ट है जो सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा जो हमें चाहिए था वो मिल गया है। और सॉल्वे प्रोसेस में हम बेकिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट के लिए काम करते हैं, ये मिल गया। लेकिन आगे भी हम करते हैं कि हमें अमोनिया की रिकवरी करनी है। ओके, सो ये सोडियम कार्बोनेट हमें मिल गया। अब आगे जाएंगे हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है हमें, लेकिन स्टार्टिंग में अभी हम यहाँ पे पहुंचे ही नहीं थे। स्टार्टिंग में ये वाला जो प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा था ये थोड़ा अलग साइड हो रहा होता है। ओके, अलग साइड से पहले से कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में से, वहां से कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेटिंग टावर में चला जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो दूसरी साइड चला जाता है। उसमें आखिर में यहाँ से हम वाटर मिलता है तो वाटर डाल देते हैं। ओके, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसकी जब फ्लो चार्ट आप देखेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो रही है कार्बोनेशन में। ओके, वाटर रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ जो हमारे पास यहाँ पे बचा था, उसके साथ रिएक्ट करेगा, अमोनिया बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा एंड वाटर बनाएगा। अमोनिया यूटिलाइज हो जाएगी, वाटर अगेन यूटिलाइज हो जाएगा, हमारे पास बस सिर्फ बचेगा कैल्शियम क्लोराइड, दैट इज द ओनली बाय प्रोडक्ट ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप दे दीजिए मुझे, जल्दी से हरी। थम्स अप बाबा। ओके, मैं पीसी पे बैठा हुआ हूँ तो मेरे लिए बनाना। ओ नो, रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, सीधा रिकॉर्डिंग आज आपके हाथ में, तो रिकॉर्डिंग को बंद मत कर कीजिएगा। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा सिर्फ एक फ्लो चार्ट ऑफ सॉल्वर प्रोसेस। थैंक यू, मैंने रिपीट कर लिया है वापस क्विक रिव्यू में।
चलो ये देखते हैं, मेरे ख्याल से ये काम की लग रही है। ओके, सो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, अपने बुक से भी रिलेट करूंगा। अमोनिया गैस है यहाँ पे, यहाँ से देखो मेरा एरो आपको नजर आ रहा होगा, मेरा हैंड का एरो मैं पीसी पे बैठा हूँ, सो दैट इज द एडवांटेज। NH3 दैट इज नथिंग एल्स अमोनिया गैस। अमोनिया गैस जाती है अमोनिएटिंग टावर में। ओके, यहाँ पे ब्राइन लिखा हुआ है, ब्राइन मत लिखना, अमोनिएटिंग टावर लिखना, बिकॉज दैट इज रिटन इन अ बुक और हम बुक को फॉलो करेंगे। सो ये अमोनिएटिंग टावर में जाएगी हमारे पास, क्या जाएगी, अमोनिया गैस। उसके बाद ये एरो जो दिया हुआ है, इस एरो के साथ आप लिख लें अमोनिकल ब्राइन। ओके, अमोनिकल ब्राइन जो आ रहा है, अमोनिकल ब्राइन जाएगा हमारे यहाँ से दूसरी बॉक्स में। ये दूसरा बॉक्स क्या है, दूसरा बॉक्स हमारे पास है कार्बोनेटिंग टावर। ओके, दूसरा बॉक्स है कार्बोनेटिंग टावर। कार्बोनेटिंग टावर में हमारे पास ये होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, हमें पता है कि हम कैल्सिनेशन करते हैं लाइमस्टोन की। कैल्सिनेशन क्या होती है, हीटिंग होती है। सो यहाँ पे आप सिंपली कह दें कि डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन करते हैं, या लाइमस्टोन लिख लो CaCO3, उसमें से कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे कार्बोनेटिंग टावर में, और वो अमोनिकल ब्राइन से रिएक्ट करेगी, तो हमारे पास क्या बनता है आखिर में प्रोडक्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। ओके, सो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट की हम करते हैं, इनकी करते हैं फिल्ट्रेशन। सोडियम बाइकार्बोनेट इस साइड चला जाता है। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम करते हैं हीट। हीट करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, सोडा एश। सोडा एश किसे कहते हैं, वेल लेट मी सी, सोडा एश किसे कह रहा है ये बंदा, सोडा, सोडा एश आई गेस से कह रहा है। सोडियम कार्बोनेट को ही सोडा एश कहा जाता है। सो आई हैव गॉटन वन न्यू नेम, के सोडियम कार्बोनेट को हम सोडा एश कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये हुआ कि हमें सोडियम का बाइकार्बोनेट के हमने किया कैल्सिनेशन, हीटिंग की, तो हमारे पास सोडा एश मीन सोडियम कार्बोनेट आ गया, वॉशिंग सोडा। उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। इस यहाँ पे इसने फ्लो चार्ट आधा अधूरा बना हुआ है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलेगी और यहाँ से निकल के वापस जाएगी कार्बोनेटिंग टावर में। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी कार्बोनेटिंग टावर में। दूसरी चीज, यहाँ से वाटर निकलेगा, वाटर निकल के रिएक्ट करेगा हमारे पास, वाटर निकल के रिएक्ट करेगा हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड से, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, जो कि इस डायग्राम में नहीं बना हुआ। ओके, सो दैट इज द फॉल्ट ऑफ दिस डायग्राम, उसमें मत जाइएगा, मैं जो बता रहा हूँ उस पर ही आप देखिएगा। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के जाएगा कार्बोनेटिंग टावर में, वाटर निकलेगा, वो रिएक्ट करेगा कैल्शियम ऑक्साइड से, जिसको हम एरो कनेक्ट करेंगे इस लाइन से। उसके बाद हम आएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेकर इस बॉक्स की साइड, और यहाँ से अमोनियम क्लोराइड आ रहा था, यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ रहा था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड हमारे पास अमोनिया दे रहे थे, कैल्शियम क्लोराइड दे रहे थे, प्लस वाटर दे रहे थे। ओके, सो वो हमारे पास रिएक्शन हो जाता। एक और चीज मैं बता दूं, ये रिएक्शन जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, और इस टावर का मैं नाम बताऊं तो इस टावर को हम कहते हैं अमोनिया, सॉरी रिकवरी, सॉरी अमोनिया रिकवरी टावर। ओके, यहाँ से अमोनिया निकल के चला जाता है ऊपर अमोनिएटिंग टावर में, और जो वाटर होता है, वाटर वापस यहाँ से निकल के इसमें लग जाता है, मीन्स यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड आ रहा है उसके साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और कैल्शियम क्लोराइड इज आवर बाय प्रोडक्ट। ओके, सो इसमें से मैंने समझाने की कोशिश की है। एक और ये भी है, इसमें से मैं ट्राई करूँ, लेकिन ये छोटा है, चलो हो जाएगा। यहाँ पे देखो ब्राइन है, ब्राइन NaCl है, मींस ब्राइन इज द सॉल्यूशन ऑफ NaCl प्लस वाटर। उसको यहाँ पे हम अमोनिया गैस डालेंगे और यहाँ पे अमोनिकल ब्राइन बनाएंगे अमोनिएटिंग टावर में। यहाँ पे अमोनिया भी आ रही है इसमें, सही है। अमोनिएटिंग टावर के बाद हम जा रहे हैं कार्बोनेटिंग टावर में। ये डायग्राम अच्छी है, जहाँ पे पूरे के पूरे रिएक्शन लिखे हुए हैं कि NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस वाटर। यहाँ पे जो रिएक्शन लिखा हुआ है कि NaCl और इन चारों के चारों कंपाउंड्स को एक ही साथ मिला के एक ही बार प्रोडक्ट बनाया हुआ है, दैट इज ऑल फाइन, बट जो प्रॉपर सीक्वेंस होती है जो कि मैंने बताई कि पहले यहाँ पे अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का रिएक्शन होगा और अमोनियम बाइकार्बोनेट बनेगा, देन वो NaCl के साथ रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। सो वो रिएक्शन इज परफेक्ट। ओके, वो एक सीक्वेंशियल रिएक्शन है। यहाँ से सोडियम बाइकार्बोनेट आ रहा है, अमोनियम क्लोराइड आ रहा है, इनको फिल्टर करेंगे तो
अमोनियम क्लोराइड एक साइड चला जाएगा और जो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा उसे हीट करेंगे तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जाती है कार्बोनेटिंग टावर में, ओके। और कार्बोनेटिंग टावर में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड पहले जो आ रही थी वो आ रही थी लाइम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने डिकम्पोज किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना था और कार्बन डाइऑक्साइड बना था। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से पहले जा रहा था कार्बोनेटिंग टावर में, और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके देखो बना रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो दैट दिस इज अ परफेक्ट डायग्राम हमारे पास। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है, यहाँ से डॉटेड लाइन से शो कर रहा है कि ये जा रहा है अमोनिएटिंग टावर में, और यहाँ से NH4 Cl अमोनियम क्लोराइड जो वो भी अमोनिएटिंग टावर में जा रहा है। दोनों का रिएक्शन होता है, कैल्शियम क्लोराइड निकलता है, वाटर निकलता है और अमोनिया गैस निकलती है। अमोनिया वापस जाती है अमोनिएटिंग टावर में, और कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे हमारे पास बाय प्रोडक्ट होता है, और जो वाटर होता है वो वापस यूज हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कहेंगे जनरेशन में, ओके। सो ये फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है, ये क्लियर। तो मुझे जल्दी से थम्स अप दे दीजिए, तो मैं जाऊंगा नेक्स्ट SLO की तरफ। ओके, थैंक यू। सो हम आ जाते हैं डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। अमोनिया को हम बनाते हैं हेबर्स प्रोसेस से, ओके। इसमें हमें क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है, जिसको हम लेते हैं रॉ मटेरियल नाइट्रोजन होता है, जिसको हम लेते हैं हमारे पास एटमॉस्फेयर में से, और जो होता है वाटर, और हाइड्रोजन लेते हैं दूसरा। हाइड्रोजन हमारे पास बहुत सी जगह से आता है, सिंपली एक में कहूँ कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें से हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, ओके। सो अमोनिया और नाइट्रोजन हाइड्रोजन आ गए, ओके। इन दोनों का हम रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन हमारे पास ये बनता है कि N2 अमोनिया नाइट्रोजन प्लस H2 हाइड्रोजन। सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें और कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा NH3, ओके। बैलेंस करेंगे, हम बैलेंस करेंगे तो हमारे पास कितने नाइट्रोजन दो है, हाइड्रोजन कितने हैं 3 to the 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे मैं 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज करूंगा। रेशियो पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो है 1:3, ओके। सो हमारे पास सिंपल सी प्रिपरेशन होती है NH3 की, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस ये हैं कि यहाँ पे हमें कैटलिस्ट यूज करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे हमें लेट मी सी, जो कि मैं जेड से निकल रहा है मैं बताऊंगा। कैटलिस्ट यूज होता है आई गेस वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज होता है यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट। या आई वाज राइट, यहाँ पे कैटलिस्ट यूज होता है, लेकिन वो कैटलिस्ट होता है यहाँ पे आयरन। आयरन यहाँ पे यूज होता है एज अ कैटलिस्ट, ओके। और यहाँ पे टेम्परेचर जो रखते हैं वो हम हाई रखते हैं, प्रेशर हाई होता है, ओके। सो इसको मैं कंडीशंस को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इवन दो ये कंडीशंस आपको एरो के ऊपर लिखनी है, मैं पीसी में है तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, ओके। सो कंडीशंस हमारे पास ये हैं कि कंडीशंस ये हैं कि हमें कैटलिस्ट चाहिए, ओके। कैटलिस्ट कौन सा है, कैटलिस्ट हमारे पास है आयरन Fe। और क्या चाहिए हमें, टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर, ओके। दैट इज 400 से लेकर हमें 500 का या 450 डिग्री सेल्सियस तक का हाई टेम्परेचर चाहिए, ओके। सो मेरे पास कॉपी में लिखा हुआ है 450 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मैं 500 लिख रहा हूँ टू बी ऑन सेफ साइड, ओके। हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर मींस यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रेशर दैट इज 150 से लेकर 200 ATM के करीब, जितना हाई प्रेशर हम यूज करेंगे, ओके। ATM is nothing else but a unit of measuring pressure, okay। सी लेवल पे 1 ATM होता है, और यहाँ पे हम हाई प्रेशर यूज कर रहे हैं। सो ये सिंपल सी हमारे पास अमोनिया की प्रिपरेशन है थ्रू हेबर्स प्रोसेस। मुझे थम्स अप दे Raj, दीजिए जल्दी से। I would like to add in something if you want. Can I? यस यस श्योर।
ये भी जानना चाहा कि एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कैटलिस्ट है वो आयरन भी हो सकता है लेकिन मोलिब्डेनम भी हो सकता है, तो रिमेंबर इट, एमसीक्यू में आ सकता है। हो सकता है आयरन ना हो, मोलिब्डेनम हो, लेकिन मोलिब्डेनम भी होता है, तो राइट बोथ ऑफ देम। मॉलिब्डेनम का फॉर्मूला मुझे बता दीजिए प्लीज। ओके, इसका मुझे फॉर्मूला व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूँ, अगर मेरे जहन में है, ये है कि हमने जो सॉल्वर प्रोसेस देखा है, इसका मैंने प्रिंसिपल आप लोगों को नहीं दिखाया लिखाया। ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वर प्रोसेस ये होता है कि प्रिंसिपल मतलब वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है वो मैं लिखवा रहा हूँ। ओके, वर्किंग प्रिंसिपल इसका मुझे याद आया कि हमारे पास सवाल आ जाता है अक्सर कि वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पे हमारे पास क्या है। ओके, वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि NaHCO3 जो है is low soluble at low temperature। ओके, ये हमारे पास वर्किंग प्रिंसिपल है। कैसे, इसका भी मैं बता रहा हूँ। हमने कहा था यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है। वो रीजन ये था कि हमने यहाँ पे टेम्परेचर जो कर दिया था वो 15 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया था, डिग्रीज। ओके, सो इस रिएक्शन में हमारे पास जो टेम्परेचर है, कंडीशन लिखना चाहो तो लिख लो कि टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो ये कंडीशन याद रख रहे हैं ना, इसका एमसीक्यू बन सकता है, मुझे अभी भी याद आया, सो मैंने आपको बता दिया। तो टेम्परेचर यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, दैट इज ड्यू टू द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एट लो टेम्परेचर। उसकी वजह से हम इसे प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। उसका एमसीक्यू आ सकता है। क्लियर, थम्स अप। साथ ही साथ मैं जाऊंगा दूसरे एसएलओ की तरफ। स्टडी कंपोजिशन ऑफ एंड कंपोजिशन एंड यूजेस ऑफ यूरिया। सो यूजेस यूरिया के मैं पहले बताऊंगा कि यूजेस यूरिया के क्या है। पहले ये बता दो यूरिया क्या है। यूरिया एक फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, मींस 46.6% नाइट्रोजन होता है यूरिया के अंदर। ओके, यूरिया बहुत सी जगह पे यूज होता है, मेनली आपको बता दिया एक फर्टिलाइजर है, तो एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है। यूरिया जो है वो हाइड्रोफोबिक है, वो हाइड्रोजन की मींस हाइड्रोफोबिक है, वाटर है ना, वाटर में जल्दी से सोल्यूबल हो जाता है। और ये यूरिया जो होता है खुद तो नॉन एक्सप्लोसिव होता है, लेकिन ये यूरिया बहुत से एक्सप्लोसिव्स को बनाने के काम आता है। ओके, इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है हमारे पास। सर्टेन ड्रग्स बनाने के लिए यूरिया यूज हो रहा होता है, एज अ क्लीनिंग प्रोडक्ट या क्लीनिंग एजेंट भी यूज हो रहा होता है हमारे पास। साथ ही साथ यूरिया जो होता है वो लार्ज स्केल पर रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग प्लांट्स और यूनिट्स में यूज होता है। ओके, ये यूरिया के यूजेस हो गए। यूरिया का मैं फॉर्मूला बताऊं तो यूरिया का फॉर्मूला है CH2CO, और सॉरी 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 NH2CONH2, that is the formula of urea। okay, so let me write। हम आ चुके हैं दूसरे एसएलओ पे, दैट इज 16.5.2। ओके, सो यूरिया का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं था, तो यूरिया का फॉर्मूला था हमारे पास NH2CONH2। ओके, ये हमारे पास आ गया यूरिया का फॉर्मूला। अब कंपोजिशन मुझे पता नहीं, तो मैं कंपोजिशन क्या कहूंगा, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। ओके, हाइड्रोजन यूरिया के अंदर है, नाइट्रोजन यूरिया के अंदर है, ऑक्सीजन यूरिया के अंदर है, कार्बन डाइऑक्साइड यूरिया के अंदर है। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ यूरिया, कि इसके अंदर नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और कार्बन होता है। सो यूरिया के अंदर ये चार चीजें पाई जाती हैं, और ये होगी हमारे पास कंपोजिशन ऑफ यूरिया। फाइन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। फाइन। अब यूरिया की प्रिपरेशन हमसे पूछेगा नेक्स्ट एसएलओ में, दैट इज एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया यूजिंग अ फ्लो शीट डायग्राम। ओके, फ्लो शीट डायग्राम को यूज करने से पहले मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स में बताऊंगा। ओके, सो 16.5.3 बोर्ड हो गया हमारे पास।
ओ फाइन। सो यूरिया की प्रिपरेशन मुझे करनी है, तो मुझे पहले चाहिए क्या, नाइट्रोजन, और सॉरी नाइट्रोजन नहीं, अमोनिया चाहिए मुझे यूरिया की प्रिपरेशन के लिए। ओके, मुझे अमोनिया चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। सो मैं रॉ मटेरियल इसमें लिखूंगा, यहाँ पे मैं रॉ मटेरियल लिखूं तो मेरे पास आएगा रॉ मटेरियल that is ammonia. Okay, NCO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। होगा कि हम करेंगे कार्बोनेशन ऑफ अमोनिया। तो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ आपको कि पहला स्टेप जो होगा मैं बताऊंगा कुछ इस लिहाज से। पहला स्टेप जो होगा हमारे पास वो होगा कार्बोनेशन ऑफ अमोनिया, सही है, कार्बोनेशन ऑफ अमोनिया। ओके, रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन हमारे पास ये आएगा कि NH3 प्लस CO2 हमें देंगे NH2COO ओके, और इसे हम कहते हैं अमोनियम कार्बोमेट। कार्बोमेट ओके, ये हमारे पास अमोनियम कार्बोमेट बनता है जब हम अमोनिया के रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। फाइन। सो यहाँ पे हमारे पास अमोनियम कार्बोमेट बनेगा। ओके, सो इसको मैं अगर बैलेंस करूँ तो मेरे पास यहाँ पे नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे एक है, राइट हैंड साइड पे एक, दो नाइट्रोजन है, तो मैं यहाँ पे इसे 2 कर दूंगा। ओके, हाइड्रोजन मेरे पास 6 हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे जाऊँ तो 2 हाइड्रोजन प्लस 4 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है। कार्बन कितने, कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। सो इससे ये हमारे पास आ गया अमोनियम कार्बोमेट। ओके, अमोनियम कार्बोमेट। फाइन। अब इस कार्बोमेट की मैं करूंगा स्टीम के, अमोनियम कार्बोमेट को मैं एवेपोरेट करूंगा स्टीम में। ओके, सो मैं करूंगा एवेपोरेट, एवेपोरेट करूंगा, किसे करूंगा, अमोनियम कार्बोमेट को। ओके, सो मैं इसे कॉपी पे पेस्ट कर रहा हूँ। एवेपोरेशन ऑफ अमोनियम कार्बोमेट। ओके, एवेपोरेशन में क्या होगा हमारे पास रिएक्शन में कि NH2 कॉपी। ओके, सो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा NH2CO NH2 प्लस प्लस वाटर। ओके, इफ यू रिमेम्बर मैंने यूरिया का फॉर्मूला आपको बताया था, तो चेक कर लें, ये हमारे पास यूरिया की फॉर्मेशन हो गई है। यस, यूरिया की फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास हो गई है। ओके, मैं ब्रैकेट में लिखना चाहूँ तो दैट इज दिस इज यूरिया। ओके, यूरिया की फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास हो गई जब हमने उसे एवेपोरेट किया थ्रू स्टीम। ओके, इसे मैं ग्रेन्यूलेटर में लेके जाऊंगा जहाँ में मैं करूंगा ग्रेन्यूलेशन ऑफ यूरिया। ओके, यहाँ पे मैं हॉट एयर करंट्स को पास करूंगा यूरिया में से, बिकॉज मुझे इसमें से वाटर को रिमूव करना है। रीजन टू रिमूव वाटर इज दिस कि मैंने आपको बताया कि यूरिया जो होता है वो वाटर में बहुत आसानी से डिजोल्व हो जाता है। ओके, सॉरी मैंने कहा था ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक नहीं हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर में डिजोल्व हो जाता है। सो मैं यहाँ पे इसमें से वाटर निकालूंगा और यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता, सिंपल हम कहते हैं कि ग्रेन्यूलेशन होती है हमारे पास। यूरिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया गेट्स कन्वर्टेड into granules. Okay, when hot air currents are passed through it in granulator. Okay, सो यहाँ पे हमारे पास ग्रेनुलेशन हो गई। अब चौथा स्टेप सिंपल ये होता है कि हम स्टोरेज कर देते हैं। ओके,
और स्टोरेज हम इस तरह से करते हैं कि ये वाटर से और नमी से दूर रहे, स्टोरेज करते हैं और देन मार्केट में सेंड कर देते हैं इसे। यूरिया की फॉर्मेशन आपको क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिए मुझे। हरी अप गाइस। कंजा को क्लियर है, थैंक यू। शीजा को क्लियर है। हो ये हमारे काम का नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ही हेवी हेवी डायग्राम्स आ रही हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो मैं यहाँ पे ही ट्राई करता हूँ। यहाँ पे ट्राई नहीं करूँगा, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है और वेबसाइट है, वहाँ पे जाऊँगा। वैसे मेरा लॉगिन हुआ होगा। लोड चार्ट, ओके। एक वेबसाइट थी मेरे पास जिसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। चलो मैं किसी और में ट्राई कर लेता हूँ, अदरवाइज लॉगिन का ना पूछे, बस दुआ कीजिएगा। वेल चलो इसमें ही कर देते हैं किसी और में। नहीं के फ्लोचार्ट, थैंक गॉड। वेफी ऑनलाइन खुल जा मेरी जान। वैसे इस वेबसाइट को मैंने खुद कभी पहले यूज नहीं किया हुआ। मेरे पास एक और वेबसाइट थी जिसको मैं कंप्यूटर में फ्लो चार्ट बनाने के लिए यूज कर रहा था, उसका नाम मैं भूल गया, लेकिन यहाँ पे आ भी नहीं रही। वेल तब तक ये लोड हो, तब तक मैं आपको आगे बता दूं क्या हमारे पास लिखा हुआ है। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स वर्सेस नेचुरल फर्टिलाइजर्स। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स मैन मेड होते हैं, नेचुरली होते हैं। ओके, ये बनते हैं वेस्ट मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड जो डिके होता है ऑर्गेनिक मैटर उसमें उनके मेलाप से बनते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर्स। नेचुरल फर्टिलाइजर्स, लेकिन नेचुरल फर्टिलाइजर्स हमारे पास, चलो मैं पहले ऐसे कर देता हूँ, बाकी उसकी बाद में आपको समझाऊंगा। ओके मैं लिखूंगा नेचुरल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, नेचुरल ओके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेचुरल फर्टिलाइजर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंथेटिक फर्टिलाइजर। ओके सिंथेटिक फर्टिलाइजर, फाइन।
और मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को एडवांटेजेस ओनली। सो एडवांटेजेस के लिए हम करेंगे इसे मर्ज, ओके, सेंटर एडवांटेजेस। तो पहले लिखते हैं हम इसके नेचुरल के। ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं पोरोसिटी, इंक्रीज द पोरोसिटी ऑफ सॉइल। ओके, नेचुरल फर्टिलाइजर जो होते हैं वो सॉइल की पोरोसिटी इंक्रीज कर देते हैं। रिजल्ट ये होता है दैट रिजल्ट्स इन गुड वाटर कैपेसिटी, गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ रूट्स। ओके, पोरोसिटी को इंक्रीज कर देता है जिसकी वजह से हमारे पास वाटर ज्यादा होल्ड होता है। ओके, उसके अलावा हमारे पास ये करता है स्ट्रक्चर को सेट कर देता है। ओके, मेंटेन्स स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को यहाँ टेक्सचर भी लिखा हुआ होता है कहीं पे, टेक्सचर को, टेक्सचर ऑफ सॉइल that results in that results in, okay, as a result a good amount of air reaches to the roots. Okay, रूट्स को एयर क्यों चाहिए, आप बायो के स्टूडेंट्स हैं तो आपको अच्छा है कि यहाँ पे एयर के साथ मैं लिख लूँ ब्रैकेट में। यहाँ पे एक कंपाउंड होता है एयर में, अगर आपको याद हो, इसकी वजह से ये हमारे पास बेनिफिशियल है। एक और मैं बेनिफिट लिखूँ तो इसमें हमारे पास ये होता है कि इट कंटेन्स organic matter. Okay, it contains no toxic substance, therefore is harmless to soil. Okay, अभी आगे और लिखना चाहें, अभी मैंने 4 तो लिख लिए हैं, ये भी लिख लो। लेट मी सी, 1-2 पॉइंट्स मेरे पास और भी लिखे हुए होंगे। सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ओके, मेरे पास ये 4 ही पॉइंट्स लिखे हुए थे जो मेरे ध्यान में थे। ओके, या एक और आप बेनिफिट लिख लें तो इट इज नॉट required again and again. ओके, जैसे कि हमारे पास सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स करते हैं। ओके, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स के इतने नहीं होते हमारे पास। ये होता है कि हाई प्रोडक्टिविटी होती है इनकी एज कंपेयर टू हाई प्रोडक्टिविटी एज कंपेयर टू नेचुरल फर्टिलाइजर्स। ओके, ये हो गया। दूसरी ये होती है कि ये इट yields crop in no time. ओके, मीन्स ये फास्ट होते हैं हमारे पास। उसके अलावा ये भी होता है कि वी कैन कस्टमाइज nutrients and other minerals बिकॉज हम नहीं बना रहे तो हमारे हाथ में है कि हम नाइट्रोजन ज्यादा चाहते हैं या कैल्शियम मैग्नीशियम है वगैरह जो जो चीजें हमारे पास चाहिए वो डालते हैं ज्यादा। सो इसके 3 बेनिफिट्स मेरे जहन में ये थे और मेरे पास कॉपी में लिखे हुए हैं। तो टाइम कहाँ गए, वेल ये लिखा हुआ मेरे पास। ओके, तो इसके बेनिफिट्स इतने खास नहीं है। आगे जाएंगे तो हमारे पास हम डिस्कस करेंगे अब हम डिसएडवांटेजेस। ओके,
तो डिसएडवांटेजेस करेंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर ये होते हैं कि ये हमारे पास लो प्रोडक्टिविटी होती है। ओके, दूसरे में जाएं तो इसमें हमारे पास टाइम टेकिंग होता है। ओके, उसके आगे जाएं तो इसमें हमारे पास लेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आगे जाएं तो हमारे पास ये होता है कैन बी अटैक्ड बाय पेस्ट। ओके, पेस्ट वगैरह अटैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पेस्ट के अंडे वगैरह इनके ऊपर अक्सर नजर आते हैं या कीड़े वगैरह निकल आते हैं। ओके, और इसके डिसएडवांटेजेस देखें तो हमारे पास ये होता है कि रिक्वायर्ड अगेन एंड अगेन। आमा बेरे चालू कर। हाँ ठीक है, मैं बताऊँ दो। ओके, रिक्वायर्ड अगेन एंड अगेन, बार बार रिक्वायर्ड होते हैं हमारे पास। बताओ रिक्वायर्ड अगेन एंड अगेन बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ये जल्दी यील्ड करते हैं तो ये ज्यादा जल्दी चाहिए होते हैं। ओके, एक और चीज मैं देखूं आगे इसमें ये होता है कि ये हमारे पास हाई प्रोडक्टिविटी तो करते हैं, साथ ही साथ ये हमारे पास समटाइम्स बर्न द क्रॉप्स। ओके, इनके न्यूट्रिएंट्स अगर हम कभी ज्यादा कस्टमाइज कर देते हैं तो ये बर्न भी कर देते हैं हमारे पास। ओके, उसके अलावा हम देखें तो ये हमारे पास कंटेन करता है बहुत सी टॉक्सिक सब्सटेंसेस को। ओके, कंटेन्स toxic substances which are harmful to soil। ओके, ये हो गया। उसके आगे हम देखें तो इसमें ये हो सकता है कि हार्मफुल करता है, उसके साथ ये भी हो सकता है कि ये हमारे पास इसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता। ओके, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि नेचुरल फर्टिलाइजर्स कंटेन ऑर्गेनिक मैटर, so it doesn't contain or any organic matter, or we can say it kills especially microorganisms and doesn't contain any organic matter। फाइन। सो ये नेचुरल फर्टिलाइजर्स और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स के डिफरेंसेस हो गए, आप लोगों को मैं लिख लिख के दिखा रहा हूँ। क्लियर है तो मुझे थम्स अप दे दीजिए जल्दी से। आई गेस गैस यूजर आज वापस अगदस ही होगा। ये हमारे पास रिएक्शन चेंबर होता है। थैंक यू शिजा को क्लियर है। अब आ जाता है यूरिया के हमारे पास जो रह गई थी चीजें। रिएक्शन चेंबर होता है हमारे पास, इसको थोड़ा बड़ा करूं तो ये जूम इन हो गया। सही है, रिएक्शन चेंबर होता है। रिएक्शन चेंबर के बाद हमारे पास होता है, आगे देखें तो एक्चुअली मैं इसे पहली बार यूज कर रहा हूँ, मुझे कंफ्यूज कर रहा है। लेके अमरीन अब वेल मैं अपनी तरफ से लेके आ रहा हूँ। ओके, रिएक्शन चेंबर होता है, उसके बाद हमारे पास होता है एवेपोरेटर। उसके नीचे हम जाएं तो उसके नीचे हमारे पास होता है ग्रेन्युलेटर। ओके, उसके मैं नीचे जाऊं तो हमारे पास होता है
इसके नीचे और कुछ नहीं होता, स्टोरेज ही होता है। ओके, एक्चुअली ये वेबसाइट मैंने यूज नहीं की तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसके अलावा मैं एरोज डालूंगा, एरोज हमारे पास ये होगा कि यहाँ पे एरो आएगा, चलो वेल एरोज लगाने में प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, सो लीव इट। रिएक्शन चेम्बर होता है जिसमें हम डालते हैं हाँ, इट इज टाइम टेकिंग भाई। सिंपल रिएक्शन चेम्बर होता है, इसमें हम डालते हैं अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एवेपोरेटर में हम करते हैं इसे स्टीम। सो एवेपोरेशन के बाद जो कार्बोमेट जो होता है वो कार्बोमेट कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। यहाँ पे वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो अनरिएक्टेड होते हैं वो यहाँ से वापस चले जाते हैं रिएक्शन चेम्बर में, वापस कार्बोमेट बना के आते हैं। और उसके बाद हम आते हैं ग्रेन्युलेटर पे। ये डायग्राम आपके बुक में भी होगी, वहां पे आप खोल के देख सकते हैं कि ग्रेन्युलेटर में हम हॉट एयर करंट्स को पास करते हैं, जिसकी वजह से वाटर पूरा एवेपोरेट हो जाता है, उसके बाद स्टोरेज कर देते हैं। एक्चुअली ये इतना कोई हार्ड नहीं था, मैं चाह रहा था आप लोगों को अच्छे से समझाऊं, पर अनफॉर्चुनेटली फ्लो चार्ट मिला नहीं और यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। वेल नो प्रॉब्लम, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है तो सॉल्व प्रोसेस की हो गई, अमोनिया भी हो गया, यूरिया भी हो गया, ये भी हो गया। अब आते हैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स पे। आई डिडंट थिंक कि ये क्लास भी इतनी ज्यादा, सॉरी पेट्रोलियम पे आते हैं, बट मुझे नहीं लगा कि क्लास इतनी लंबी हो जाएगी ये, सो सॉरी फॉर दिस। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी कल से शुरू करेंगे। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को डिफाइन करें, सो पेट्रोलियम इज नथिंग एल्स, बट इसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। ओके, आगे जाते हैं। ये हमारे पास है 16.6.1। ओके, मैं पेट्रोलियम को लिखूं, सो पेट्रोलियम is a complex mixture of gaseous, liquids and solid hydrocarbons that is found beneath the earth surface। ओके, और इसमें और कोई खास चीज नहीं है, एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक मिक्सचर है किसका, हाइड्रोकार्बन्स का। इट कुड बी गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स, जो पाया जाता है अर्थ की सरफेस के नीचे, सतह के नीचे। फाइन, ये पेट्रोलियम की डेफिनेशन हो गई हमारे पास। आगे चलते हैं, आगे हमसे पूछने वाला है पेट्रोलियम की कंपोजिशन। आई गेस स्टडी कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, सो मैं वापस यूज करूंगा टेबल को यूज किया और आगे हमारे पास चीजें। ओके, सो कंपोजिशन हम करेंगे। कंपोजिशन किसकी करेंगे, हम करेंगे एक तो करेंगे पेट्रोलियम की, ओके, दूसरा हम करेंगे नेचुरल गैस की। ओके, नेचुरल, इन दोनों की कंपोजिशन अमूमन आई है हमारे पास पास पेपर्स में, अगर आपने पास पेपर्स खोल के देखे हैं। कंपोजिशन में क्या होता है, पेट्रोल को देखें तो पेट्रोल में हमारे पास कार्बन होता है। ओके, कार्बन अबाउट होता है हमारे पास 80 से लेकर 87% के करीब। ओके, आगे जाए, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन होता है, बिकॉज दीज आर हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में तो हाइड्रोजन एंड कार्बन तो होंगे ही होंगे। ओके, और ये मैक्सिमम क्वांटिटी में होंगे। ये होता है हमारे पास 10 से लेकर 10 to 14% तक हमारे पास हाइड्रोजन होता है। ओके, उसके बाद जाए हमारे पास सल्फर होता है। ओके,
सल्फर जो कि होता है अबाउट 0 से लेकर 5% के करीब। आगे जाए तो हमारे पास ऑक्सीजन होता है। ओके, ऑक्सीजन होता है जो कि हमारे पास होता है अबाउट सल्फर होता है हमारे पास 0.5 से लेकर 6% के करीब। ओके, ऑक्सीजन जो होता है हमारे पास वो होता है 0 से लेकर 2% तक। नाइट्रोजन जो होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास अबाउट 0 से लेकर 1.5% तक। ओके, यहाँ 0.5% से लेकर 1.5% तक। ये हमारे पास कंपोजिशन हो गई पेट्रोलियम की। और मुझे कॉपी में चेक करने दें कि मैंने सही लिखवाई है कि नहीं, बिकॉज मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। ओके, सो कार्बन जो हमारे पास है 80 से 87% है सही। हाइड्रोजन 10 से 14%, नाइट्रोजन 0.1 से लेकर 2% तक। ओके, और ऑक्सीजन जो है 0.1 से लेकर 1.5% है। और सल्फर जो है वो मैंने सही लिखवाया हुआ है। बस ये है कि 2% तक नाइट्रोजन है, नॉट ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन है 1.5% तक फ्रॉम 0.5 और 0.1। ओके, 0.1 से लेकर 2 तक। ये हमारे पास होगी कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम। कंफ्यूज मत होना, हमें परसेंटेज नहीं लिखनी अगर आपको नहीं आ रही। आप सिर्फ बता दें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, सल्फर होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। नो प्रॉब्लम, ये भी बता दी तो आपका मार्क्स आ जाएगा। ओके, तो कंपोजिशन यही याद रखना, आपको जरूरी नहीं है कि आप परसेंटेज याद रख लें। परसेंटेज याद रख रहे हैं तो आप सेफ साइड पे होंगे। ओके, नेचुरल गैस में देखें तो मीथेन होता है हमारे पास, मीथेन होता है एंड ईथेन होता है अबाउट 70 से लेकर 90% के करीब। ओके, आगे जाएं, प्रोपेन होता है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन होते हैं जो कि होते हैं हमारे पास अबाउट 0 से 20%। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड होता है अबाउट 0 से 12%। आगे आए तो हमारे पास H2S होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है अबाउट 0 से लेकर 5% तक। नाइट्रोजन हमारे पास होता है 0 से लेकर 5% तक। ओके, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन होता है, O2 लिख रहा हूँ अभी मैं। ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत ही कम मिकदार में होता है हमारे पास, अबाउट ओनली 0 से लेकर 0.2% तक। ओके, और ट्रेसेस ऑफ वाटर वेपर्स भी होते हैं। ओके, सो ये हमारे पास हो गए नेचुरल गैस की कंपोजिशन। ओके, सॉरी, वाटर वेपर्स नहीं, ट्रेसेस ऑफ नोबल गैसेस भी होते हैं। और बाकी जो भी मैंने लिखवाया है वो 110% सही है। बस एक चीज में कमी है, ये 12% नहीं 8% होते हैं। ओके, और ट्रेसेस ऑफ होते हैं हमारे पास नोबल गैसेस के। कंपोजिशन क्लियर है तो मुझे थम्स अप दे दीजिए जल्दी से प्लीज। गैस यूजर मींस अकदस अब्दुल्ला एंड शिजादे। ओके, थैंक यू। सो अब हम जाएंगे फॉर्मेशन एंड पेट्रोलियम की और नेचुरल गैस की देखेंगे। हुआ ये कि हजारों सदियों, हजारों साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, सी बेड पे जो सी के अंदर जो एनिमल्स एंड प्लांट्स वगैरह जो लिविंग थिंग्स थे वो डाई हो गए थे, ऐसा माना जाता है, मर गए थे। और उनकी जो बॉडीज होती थी, ऑर्गेनिक मैटर था वो डिकम्पोज हो गया था। ओके, हजारों साल वाटर के अंदर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे रहने की वजह से उनकी बॉडीज डिकम्पोज होके फ्यूल में कन्वर्ट हो गई। दैट इज नॉन एज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, सो इसकी सिंपल सी फॉर्मेशन है। और अगर आप लिखना चाहें तो हजारों साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, plants and animals die and aquatic plants and animals die, and due to their decomposition at high temperatures and high pressure, their bodies and their organic matter has converted into petroleum and natural gas.
होगी फॉर्मेशन आपके पास। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम करते हैं, ये फाइन एक काम की चीज है। ओके, इस पे आ जाते हैं। और ये चलो हमारे पास 16.4। ओके, 16.6.4 मैं चाह रहा था थोड़ा जल्दी करके आपके सारे के सारे एसएलओस कवर कर लूं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा डीप में चला जाता हूं। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है हमारे पास। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ सेपरेशन टेक्निक। एक तो सेपरेशन टेक्निक है, एंड दैट डिपेंड्स, या दैट इज बेस्ड, ऐसा लिख लो, दैट डिपेंड्स अपॉन द difference in boiling point of substances। ओके, याद रखना बॉइलिंग पॉइंट लिखना है, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट नहीं लिखना। ओके, अंडरस्टूड, ये चीज याद रख लेना, बॉइलिंग पॉइंट होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हो या सिंपल डिस्टिलेशन जो भी होती है वो बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करती है सब्सटेंसेस की। यहाँ पे हम ज्यादा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, ज्यादा सब्सटेंसेस को निकालते हैं डिफरेंट फ्रैक्शंस में, इसलिए कहते हैं it is a separation technique that depends upon the difference in boiling points of substances and different substances, yeah, cause different hydrocarbons are stored या collected in different fractions। ओके, इसमें ज्यादा से ज्यादा 6 फ्रैक्शंस होते हैं। ओके, सो 6 फ्रैक्शंस में डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम इसमें हीटिंग करते हैं। ओके, मैं लिखूं तो मैं कहूंगा, पहले मैं करूंगा हीटिंग इसकी, मैं थोड़ा बुलेट फॉर्म में आ जाऊं। ओके, मैं हीटिंग करूंगा क्रूड ऑयल की। ओके, हीटिंग ऑफ क्रूड ऑयल करूंगा। क्रूड ऑयल क्या है, पेट्रोलियम को कहते हैं। ओके, या रॉक ऑयल भी पेट्रोलियम को कहते हैं, नो टेंशन के इस चीज में, ड्रम में कंफ्यूज मत होना। अबाउट करते हैं 400 डिग्री सेल्सियस के करीब हम हीट करते हैं इसे। ओके, उसके बाद ऐसा होता है कि हमारे पास जो चीज ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होती है जिस चीज की या जिस हाइड्रोकार्बन की, वो सबसे ज्यादा पहले कंडेंस हो जाता है इन द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शनल कहेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जो हम यूज कर रहे हैं, एक बड़ा सा बिल्डिंग का या एक बड़ा सा कंटेनर यूज कर रहे हैं यूज, उसके डाउन या उसके लोअर पार्ट में वो सब्सटेंस सबसे पहले कंडेंस होगी जिसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। ओके, और जिसकी सबसे बॉइलिंग पॉइंट कम है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते 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 कंडेंस हो जाएगी, बिकॉज टेम्परेचर एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कंटेनर में टेम्परेचर जो होता है वो नीचे हाई होता है और ऊपर जाते जाते लो होता जाता है। ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, इसमें आपको दिखाएगा एक कंटेनर होगा, ये रहा आ गया हमारे पास। थैंक यू। सो बड़ा करते हैं इसे। क्रूड ऑयल को हमने कहा हीट करने के फर्नेस के अंदर, यहाँ पे हीटिंग होगी 400 डिग्री सेल्सियस के अंदर। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हमारे पास होंगे, कितने 6 कंटेनर्स हैं या 6 फ्रैक्शंस हैं। अब अकॉर्डिंग टू आवर बुक हम बुक को फॉलो करेंगे। ओके, बुक के हिसाब से 6 कंटेनर होते हैं, ये हमारे पास कंटेनर हो गया। अब कौन से कंटेनर में क्या आता है, तो पहला कंटेनर जो होता है, मैं ऊपर वाले कंटेनर को पहला मानना। ओके, फर्स्ट फ्रैक्शन होती है जिसमें हमारे पास कार्बन हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो वेज करते हैं फ्रॉम C1 से लेकर C4 तक। ओके, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे पास फर्स्ट कंटेनर में, और इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है अप टू 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, और इसे हम कहते हैं पेट्रोलियम, आई गेस बुक में, लेट मी सी, इसे हम कहते हैं पेट्रोलियम या पेट्रोलियम गैस कहते हैं, अगर मैं सही हूँ। हाँ, तो पेट्रोलियम गैस कहते हैं हम इसे। ओके, सो इसको हम कहते हैं पेट्रोलियम गैस।
ओके, यूज कहाँ होती है? ये यूज होती है एज एलपीजी। ओके, और हमारे पास कार्बन को बनाने में यूज टू मेक कार्बन, जो कि यूज होता है रबर इंडस्ट्रीज में टायर को बनाने के लिए। एंड हाइड्रोजन को भी बनाने के लिए यूज करते हैं, हाइड्रोजन गैस को भी बनाने के लिए यूज करते हैं हम इसे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन। ओके, सेकंड फ्रैक्शन में हम जाएं तो इसमें हमारे पास जो कार्बन की रेंज होती है वो C5 से लेकर होती है C7 तक। इसमें टेम्परेचर जो होता है वो होता है 30 से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस तक। फाइन। इसमें जो पेट्रोल आता है उसे हम कहते हैं पेट्रोलियम ईथर। ओके, पेट्रोलियम ईथर ही कहते हैं, आई एम राइट यहाँ पे भी। और ये यहाँ पे हमारे पास जो यूज होता है, ये यूज होता है हमारे पास एज अ सॉल्वेंट इन लेबोरेटरीज एंड एज क्लीनिंग एजेंट। ओके, थर्ड में आ जाओ तो थर्ड में हमारे पास ये होता है कि थर्ड फ्रैक्शन, और इसमें हमारे पास ये हो रहा है कि C7 से लेकर रेंज करता है C10 तक। ओके, डिफरेंट जगह पे आप देखोगे तो उनकी डिफरेंट होगी, आपको बुक को ही फॉलो करना है। ओके, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो जाता है 80 से लेकर 170 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, और इसे हम कहते हैं गैसोलीन। गैसोलीन सिंपल क्या होता है? पेट्रोल होता है जो हम गाड़ियों वगैरह में यूज करते हैं। ओके, यूज एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, एंड ऑल्सो यूज एज क्लीनिंग एजेंट। सही है, ये हो गया हमारे पास। फोर्थ फ्रैक्शन में आ जाएं आप। इसमें कार्बन जाता है 10 से लेकर 13 तक। टेम्परेचर जो जाता है 170 डिग्री से लेकर जाता है हमारे पास 250 तक। टेम्परेचर से मुराद मैं अभी बॉइलिंग पॉइंट बता रहा हूँ। ओके, उनकी बॉइलिंग पॉइंट्स होती है। और ये बात याद रखना, हर फ्रैक्शन में डिफरेंट कंपाउंड्स आते हैं। ओके, C1 से लेकर C4 तक जितने कंपाउंड्स होंगे वो सारे के सारे फर्स्ट फ्रैक्शन में होंगे। C5 से लेकर C7 के जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो सेकंड फ्रैक्शन में होंगे। सिमिलर थर्ड एंड फोर्थ एंड फाइव एंड सिक्स के लिए भी होंगे। इसे हम कहते हैं केरोसिन ऑयल। ओके, इसका अक्सर हमारे पास केरोसिन ऑयल, मैंने इसमें गलत लिखी है, केरोसिन ऑयल। ओके, केरोसिन ऑयल। ओके, इससे हम यूज करते हैं, ये यूज होता है यूज एज जेट फ्यूल। ओके, इसका सवाल आ गया है कि कौन से हाइड्रोकार्बन या कौन सा क्रूड ऑयल का फ्रैक्शन यूज होता है जेट फ्यूल्स में एज अ फ्यूल। एंड ये यूज होता है एज अ फ्यूल इन डोमेस्टिक एरियाज टू। ओके, फिफ्थ में आ जाएं। क्या है? कार्बन होता है हमारे पास फ्रॉम 14 से लेकर सॉरी 13 से लेकर 15, कार्बन 15 तक होते हैं हम। टेम्परेचर जाता है 250 से लेकर 350 तक। इसमें हमारे पास निकलता है डीजल, और डीजल के यूजेस आप लोगों को अच्छे से पता है कि ये हमारे पास यूज होता है इन हेवी मशीनरीज। ओके, मशीनरीज एंड व्हीकल्स। ओके, बसेस या बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं उनमें भी हमारे पास यही होता है, ट्रक्स वगैरह ट्रेलर्स वगैरह में यही डीजल यूज हो रहा होता है। बड़े बड़े जनरेटर्स शादियों में चल रहे होते हैं उनमें भी यही यूज हो रहा होता है हमारे पास। फ्रैक्शन आ गया हमारे पास लास्ट वाला। ओके, इसमें हमारे पास जो होता है C15 से लेकर
से 18 तक कार्बन की रेंज होती है। ओके, और ये होती है हमारे पास 350 से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक की बॉइलिंग पॉइंट होती है इन कंपाउंड्स की। और ये निकलता है हमारे पास फ्यूल। ओके, इसे हम कहते हैं फ्यूल। यूज होता है हमारे पास इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इंडस्ट्रीज यूज इट इन फर्नेसेस। ओके, जो फर्नेसेस हम करते हैं यूज इंडस्ट्रीज में, उनमें जैसे ब्लास्ट फर्नेस हो गया। उसके अलावा ये यूज होता है शिप्स वगैरह में और एयरप्लेन्स वगैरह में भी ये यूज होता है। ओके, एक और चीज मैंने यहाँ पे कार्बन गलत लिखा हुआ है, आई दैट इज कार्बन 12। ओके, जो फोर्थ फ्रैक्शन होता है केरोसिन का वो रेंज करता है फ्रॉम C10 से लेकर C12 तक। पहला 1 से लेकर 4 तक, सेकंड वाला 5 से 7 तक, थर्ड वाला 7 से 10 तक, फोर्थ वाला 10 से 12, फिफ्थ वाला 13 से 15 एंड लास्ट वाला 15 से 18 तक। ओके, तो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन हो गए। 6 फ्रैक्शंस में हमारे पास ये आता है। अब सवाल आता है कोई ऐसी चीज जो जिसका टेम्परेचर ग्रेटर है 400 डिग्री सेल्सियस से। ओके, जिन्हें हम कहते हैं सब्सटेंसेस या हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स with boiling points greater than 400 degrees Celsius are further heated. Okay, फर्दर हीट करते हैं उनमें, और उनमें हमारे पास जो आता है वो होता है हमारे पास उसमें हमारे पास होता है लुब्रिकेंट्स होते हैं। ओके, लुब्रिकेंट्स के अलावा उसमें हमारे पास आ जाता है पेट्रोलियम समथिंग होता है, लेट मी सी, पेट्रोलियम कोक होता है। ओके, पेट्रोलियम कोक उसमें आ जाता है हमारे पास। एस्फाल्ट आ जाता है इसमें हमारे पास। ओके, और साथ ही साथ हमारे पास इसमें आ जाता है पैराफिन वैक्स। ओके, तो एमसीक्यू भी आ जाता है कि हमें याद होता है इन 6 फ्रैक्शंस में क्या क्या निकल रहा है, हम इन्हें भूल जाते हैं। कभी आ जाता है कि हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन रेसिड्यू में क्या होता है, रेसिड्यू में ये 4 चीजें होती हैं जिन्हें फर्दर हीट करके हम निकाल लेते हैं। ओके, ये हमारे पास एज ऑयल वगैरह यूज हो रही होती हैं ऑटोमोबाइल्स में। सो आई गेस इसके साथ हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का पूरा प्रोसेस हो गया है खत्म। थम्स अप दे दीजिए आप लोगों को क्लियर है तो। जल्दी से थम्स अप प्लीज। ओके, को क्लियर है। वुड फायर को देखेंगे हम, ऑयल फायर को देखेंगे एंड इलेक्ट्रिक फायर को देखेंगे। ओके, लास्ट चलो जो कहता है कि हमें बताओ कि हमें फायर को एक्सटिंग्विश करना है। अब्दुल्ला को भी क्लियर है, थैंक यू। फायर को एक्सटिंग्विश करना है, वुड की फायर हो, ऑयल की फायर हो एंड इलेक्ट्रिक फायर हो। तो फायर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पहले देखें ना। फायर के हो टू बर्न और फॉर कंबशन वी नीड ऑक्सीजन चाहिए हमें। ओके, फ्यूल चाहिए। ओके, और साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन हो गया, फ्यूल हो गया, और साथ ही साथ एक और चीज भी होती थी हमारे पास, एयर भी हो गया, ऑक्सीजन आ गया, फ्यूल आ गया, और हीट एनर्जी। वेट, ओके, तीसरी चीज है हीट हमें चाहिए। बात सेम ही है।
कि फ्यूल है तो आग लगेगी तो भाई हमारे पास हीटिंग तो होगी होगी। ओके, सो ये तीन चीजें हमें चाहिए जो बर्न फायर। ओके, अब आ जाते हैं हमें अगर वुड की फायर को एक्सटिंग्विश करना है तो सिंपल क्या करना है, हमें पानी डाल देना है और पानी डाल देना है, और हम सैंड वगैरह यूज कर सकते हैं, बट वाटर इज अ गुड reservoir of heat, so we can extinguish wood fires with water। ओके, और यही एक अच्छा सा तरीका है वुड फायर्स को हटाने के लिए। ऑयल फायर्स को देखें तो ऑयल फायर्स में हमारे पास हम वाटर को यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑयल एंड वाटर बोथ आर इमिसिबल, मिक्स नहीं होंगे। एज अ रिजल्ट ऑयल जो होगा वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करेगा और फायर ज्यादा स्प्रेड होकर ज्यादा हार्म कॉज करेगी। सो वी कैन नॉट यूज वाटर हियर, वी विल somehow try to break the contact of fire from oxygen। ऑक्सीजन का जो हमारे पास आ रहा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को हमें खत्म करना है। ओके, यहाँ पे उसके लिए वी विल यूज सैंड। सैंड को यूज कर सकते हैं, बेकिंग सोडा या बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा भी यूज हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे ओके, ऑयल फायर्स को एक्सटिंग्विश करने के लिए हम ये चीजें यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फायर को देखें तो इलेक्ट्रिक फायर हमारे पास सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। ये एमसीक्यू आ जाए तो आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फायर्स सबसे ज्यादा डेंजरस हैं बिकॉज देयर सोर्स ऑफ फायर इज इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो इनमें क्या होता है, इनको हम या तो सिंपली करते हैं स्विच ऑफ द करंट सप्लाई सिंपली। ओके, करंट का सप्लाई जहां से आ रहा है उसे स्विच ऑफ कर दो, या ऑक्सीजन का कांटेक्ट खत्म कर दो। ऑक्सीजन का कांटेक्ट करने के लिए हम सेम ये चीजें यूज करेंगे। ऑक्सीजन का कांटेक्ट खत्म करना है हमें। ओके, टू इसका एक अच्छा सा वर्ड भी यूज हुआ है मेरी कॉपी में, मैं वो लिखना चाहूंगा। टू कट ऑफ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो सप्लाई की कटण सां छा थींदो, मतलब ऐसे असां ॿुधो आहे कि मतलब तव्हां ई ॿुधायो कि नाइट्रोजन जेको हूंदो आहे न उहो करंट वग़ैरह में इलाही प्रोड्यूस थींदो, पोइ असां ऑक्सीजन खे कट करण सां छा थींदो, कीअं उहा भाव विसामंदी? ऑफ ऑक्सीजन, ओके लेट्स सर्च इट। मैंने खुद ये चीज़ें नहीं देखी। अब जो कि नाइट्रोजन फायर्स को करता है बिकॉज कंबशन हमने जब भी पढ़ी है तो हमने यही किया है कि हम ऑक्सीजन को हम पहले रखते हैं। ओके, पहली डिमांड होती है is N2 responsible for fires। यही पूछ रही हैं आप? रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दो, अपनी क्लास ओवर हो चुकी है यहाँ पे।